Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about indigenous status to 5 Muslim communities in Assam, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं फिर करंट इशू पे आएंगे. देखिए, पिछले साल लगभग एक साल पहले जुलाई 2021 में असम सरकार ने एक हाई पावर्ड पैनल बनाया था फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिजिनस मुस्लिम्स ऑफ असम, एंड it was formed when the representatives of Assam Muslim community met our chief minister and they discussed the socio-economic challenges faced by the Muslim community of Assam. अब न्यूज़ ये है कि इस हाई पावर्ड पैनल ने अपने रिकमेंडेशन सरकार को दे दिए हैं और उसके बेसिस पे सरकार ने कुछ फैसले भी लिए हैं. तो द रिकमेंडेशन ऑफ दिस पैनल वाज सबमिटेड टू द गवर्नमेंट इन अप्रैल 2022 itself, where it has laid down some roadmap for development of indigenous मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ असम. और उसके बेसिस पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया उन्होंने वो ये है कि असम के अंदर मुस्लिम्स में भी जो इंडिजीनस मुस्लिम्स हैं, यानी कि यहाँ के मूल ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं, उनको सेपरेट तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाए. और उसके बेसिस पे ये जो कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, उसके बेसिस पे अब असम सरकार ने फ़ैसला ले लिया है. और फैसला ये है कि असम में रहने वाले असमीज़ बोलने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा एज इंडिजीनस असमीज़ मुस्लिम, यानी कि हमारे यहाँ के मूलभूत असमीज़ मुस्लिम. और इस तरीके से 5 ऐसे मुस्लिम सब ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको इंडिजीनस स्टेटस दिया जाएगा विद इन असम. और ये 5 मुस्लिम ग्रुप्स हैं सईद्स, गोरिया, मोरिया, देसीज एंड जुलाहस. तो सारे जो मुस्लिम यूनिट्स हैं जो मुस्लिम सब ग्रुप्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है एज ए इंडिजीनस असमीज़ मुस्लिम, उनकी अपनी कुछ हिस्ट्री रही है. थोड़ा बहुत तो हिस्ट्री देख लेते हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो फॉर एग्जांपल अगर देसीज़ की बात की जाए तो दे वेयर कन्वर्टेड टू इस्लाम इन 13th century, अदरवाइज दे बिलोंग टू कोस राजबोंगसी एंड मेक कम्युनिटी. गोरियास एंड मोरियास की बात की जाए तो दे वेयर सोल्जर्स एंड आर्टिसंस ड्यूरिंग द अहोम रूल या अहोम किंगडम. जुलाहस की बात की जाए तो दे वेयर ऑल्सो आर्टिसंस बट दे हैड माइग्रेटेड फ्रॉम सम अदर प्लेस टू आसाम ड्यूरिंग अहोम्स. अब ये 5 जो कम्युनिटी के लोग हैं असम के अंदर रहने वाले, इनको इंडिजीनस मुस्लिम ऑफ असम का रिकॉग्निशन दिया जाएगा और इसकी मदद से लगभग 40 लाख असम में रहने वाले मुस्लिम्स को इस इंडिजीनस मुस्लिम का टैग मिलेगा. अगर असम के अंदर बात की जाए तो लगभग 34% पॉपुलेशन जो है इट बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी. तो आप कह सकते हैं कि समवेयर क्लोज टू 1 करोड़ पॉपुलेशन और स्लाइटली मोर देन दैट पॉपुलेशन बिलोंग्स टू मुस्लिम कम्युनिटी. यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे रिप्रेजेंट किए गए हैं जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो साउथ सलमारा, मनकासार या धुबरी एरियाज़ में मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़े से ज़्यादा है. अभी देखिए इस करंट डेवलपमेंट से फ़ायदा क्या होगा, हाउ विल इट हेल्प द इंडिजीनस मुस्लिम्स. तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जिन लोगों को भी इंडिजीनस मुस्लिम होने का टैग मिलेगा दे वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स, मैनी ऑफ हुम हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट बंगाल और बांग्लादेश. देखिए इस आर्टिकल में ऐसा लिखा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, बट अब इस आर्टिकल में जैसी बातें लिखी हैं वो मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कि जो बंगाली बोलने वाले मुस्लिम्स हमारे स्टेट असम में रहते हैं उनको बहुत तरीके का स्टिग्मेटाइजेशन फेस करना पड़ता है. कोई लोग उनको बांग्लादेशी कहते हैं, कोई उनको इलीगल माइग्रेंट्स कहते हैं. बंगाली बोलने वाले मुस्लिम्स एंड मैनी ऑफ देम हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश ऑल्सो एंड सम ऑफ देम आर इलीगल इमिग्रेंट्स ऑल्सो. तो अब चूँकि बंगाली मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है तो साथ ही साथ यहाँ पे असमीज़ बोलने वाले इंडिजीनस असमीज़ भी टारगेटेड हो जाते हैं. तो अब कम से कम जो असमीज़ बोलने वाले इंडिजिनस असमीज़ हैं उनको सेग्रीगेट किया जाए,
उनको कोई भी इस तरीके का स्टिग्मेटाइजेशन ना फेस करना पड़े, क्योंकि उनका इलीगल होने का तो कोई रीज़न ही नहीं होता. दे हैव बीन स्पीकिंग एसएमईज एंड दे हैव बीन लिविंग इन असम फॉर 700 to 800 ईयर्स बाय नाउ. तो वैसे लोगों को कम से कम सेग्रीगेट किया जाए. दैट रिकमेंडेशन हैज़ बीन गिवन बाय दिस हाई पावर्ड पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम लास्ट ईयर. तो कम से कम 40 लाख ऐसे एसएमईज बोलने वाले मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको ये इंडिजिनस मुस्लिम ऑफ असम का टैग दिया जाएगा. एटलीस्ट दे वुड बी प्रिवेंटेड और प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन लाइक इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट एंड ऑल. और भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं इस हाई पावर्ड पैनल ने. उन्होंने कहा है कि एक सेपरेट डायरेक्टोरेट या एक अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए जिसका मुख्य काम होना चाहिए कि जो भी इंडिजिनस मुस्लिम्स हैं उनको एक अलग से आई कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ बना करके दे, ताकि उनको फ्यूचर में कोई स्टिग्मेटाइजेशन ना फेस करना पड़े. और भी कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं. इन इंडिजिनस मुस्लिम्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है as per article 169 of the constitution, which allows or which lays down provision for establishing a legislative council. तो legislative council बनाई जा सकती है और उसमें कुछ सीटें रिजर्व की जा सकती हैं फॉर एसएमईज मुस्लिम. उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए और इन एसएमईज मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट सेगमेंट में कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए जा सकते हैं. यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है हाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स हैव बीन विथ कंपेयर टू द हिंदू कम्युनिटी इन असम. ये डाटा मुझे मिल गया तो आई प्रेजेंटेड इट. इट मे बी हेल्पफुल इन आंसर राइटिंग समवेयर. The next article is about India-Australia Agreement on Critical Minerals, and this topic is important from our syllabus GS paper to international relations point of view. सबसे पहले समझते हैं क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं. तो क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स हैं जिनसे इस तरह के मेटल्स मिलेंगे हमें जो आने वाली टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल होंगे. फॉर एग्जांपल जो कमिंग एज है, इट इज़ एज ऑफ डिजिटलाइजेशन, इट इज़ एज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज़. और इसमें फिर जो भी एलिमेंट्स हमें चाहिए, जो भी मेटल्स या मिनरल्स हमें चाहिए, उनको हम लोग कह सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स. फॉर एग्जांपल आने वाला एज में मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइन, इन सब का एज है. और इसके लिए जो भी इक्विपमेंट हमें चाहिए वो है रिचार्जेबल बैटरीज. रिचार्जेबल बैटरीज बनाने के लिए हमें चाहिए होता है लिथियम. सो दिस इज़ हाउ लिथियम बिकम्स important critical minerals. Likewise, there could be others like graphite, cobalt, silicon, and some rare earth metals like lanthanum and all. They could be considered as example of critical minerals. These critical minerals are used in different fields like green energy field, defense, aerospace, transportation, telecommunication and all. Why they are called critical? नाम से ही आपको समझ आ रहा है critical, क्योंकि आने वाले generations के लिए these elements are very critical, या दूसरे शब्दों में कहें तो significant या important, क्योंकि आने वाला टाइम है डिजिटलाइजेशन का, क्लीन एनर्जी का, एंड दीज टेक्नोलॉजी, दीज मेटल्स आर गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल. अभी फ्यूचर में एक रिस्क है, वो है रिस्क ऑफ डिसरप्शन ऑफ दीज क्रिटिकल एलिमेंट्स. पूरे दुनिया भर में एक रिस्क हम फेस कर रहे हैं. इस बात को आपको समझना है, जिसके ऊपर ये आर्टिकल है. एंड दैट रिस्क इज ऑफ डिसरप्शन ऑफ सप्लाई ऑफ दीज क्रिटिकल एलिमेंट्स. क्यों डिसरप्शन हो सकता है सप्लाई ऑफ इस क्रिटिकल एलिमेंट्स का? क्योंकि इन क्रिटिकल एलिमेंट्स का प्रोडक्शन में या ओवरऑल रिजर्व में चाइना के पास डिसप्रोपोर्शनेट शेयर है. तो मतलब चाइना इज अ सुपर पावर एज फार एज प्रोडक्शन एंड ओवरऑल रिजर्व ऑफ दीज क्रिटिकल मिनरल्स आर कंसर्न्ड. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शंस जो पूरे दुनिया भर में होते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स जो प्रोड्यूस होते हैं विच आर पार्ट ऑफ दिस क्रिटिकल मिनरल्स, 58% कम्स फ्रॉम चाइना. अगर पूरे दुनिया भर का रेयर अर्थ रिजर्व देखा जाए तो उसका 1/3 सिर्फ चाइना के पास है. चाइना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ 16 क्रिटिकल मिनरल्स. तो लगभग 22-23 जो जनरली क्रिटिकल मिनरल्स माने जाते हैं उसमें से 16 में तो चाइना ही लार्जेस्ट है. 70% ऑफ कोबाल्ट कम्स फ्रॉम चाइना. 60% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 60% यहाँ पे टू बी प्रिसाइज 58.3% रेयर अर्थ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू चाइना. एंड दिस इज हाउ चाइना इज हैविंग डिसप्रोपोर्शनेटली हाई पावर विथ रिस्पेक्ट टू दीज क्रिटिकल मिनरल्स. एंड दिस इज वाई देर इज अ थ्रेट ऑफ चाइना with respect to future supply of these critical elements. चाइना कभी भी दुनिया को थ्रेटन कर सकता है with its
कंट्रोल और पावर विथ रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल 2010 में चाइना सस्पेंडेड रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट टू जापान फॉर 2 months ओवर अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो चाइना और जापान के तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चलते ही हैं। एक इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल डिस्प्यूट है रिगार्डिंग डियाकाकू एंड सेनकाकू आइलैंड। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के केस में चाइना ने रेयर अर्थ मेटल सप्लाई करना बंद कर दिया एंड दैट निगेटिवली इम्पैक्टेड जापानीज इंडस्ट्री। तो चाइना कहीं ना कहीं इस अपना जो उसका पावर है ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स का, इसकी मदद से कंट्रीज़ की आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है इन फ्यूचर एंड दैट इज़ वाई वर्ल्ड कंट्रीज आर लुकिंग टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव ऑफ चाइना। चाइना के तो अपने देश में रिजर्व हैं ही हैं, चाइना दुनिया के अलग अलग देशों में भी क्रिटिकल एलिमेंट्स के रिजर्व्स को अक्वायर कर रहा है। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के 70% से भी ज़्यादा कोबाल्ट माइंस को चाइना खुद अक्वायर कर चुका है। सो दिस इज़ हाउ चाइना इज अ थ्रेट फॉर वर्ल्ड कंट्रीज़। और दुनिया के अलग अलग देश फिर इसके लिए अलग अलग स्टेप्स ले रहे हैं ताकि चाइना के ऊपर से ओवर डिपेंडेंसी कम हो। फॉर एग्जांपल यूएस हैज़ शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम इम्पोर्ट टू स्टार्टिंग ऑफ डोमेस्टिक माइनिंग। यूके ने हाल फिलहाल में क्रिटिकल मिनरल इंटेलिजेंस सेंटर इस्टेब्लिश किया है। ये सब तो याद रखो ना रखो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको याद रखना है इंडिया के पर्सपेक्टिव में। इंडिया ने हाल फिलहाल में एक कंपनी, भारत सरकार की कंपनी PSU बनाई है जिसका नाम है काबिल। इंडिया ने सेटअप काबिल, जिसका फुल फॉर्म है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्य काम होगा कि क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई सिक्योरिटी को इंश्योर करना। करंट न्यूज़ इसी काबिल से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया की ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस ने हमारे देश की ऑर्गेनाइजेशन काबिल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया की इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस ने प्रॉमिस किया है कि इट विल एंश्योर रिलायबल सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ हाउ इंडिया नीड नॉट टू हैव ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 50 years ऑफ सिमला अग्रीमेंट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सिमला अग्रीमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में साइन हुआ था उसको भी जरा देखते हैं। देखिए, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ा गया दिसंबर 1971 में। क्यों लड़ा गया वो भी आप समझते हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी ने क्रैकडाउन शुरू किए। आपको पता होगा कि पहले जो आज का बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द पाकिस्तान गवर्नमेंट। दे वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, दे वांटेड टू क्रिएट ए सेपरेट कंट्री बांग्लादेश। तो उनके खिलाफ फिर पाकिस्तानी आर्मी ने क्रैकडाउन, ये प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए एट्रोसियस एक्टिविटीज़ लिए या क्रैकडाउन किया, जिस कारण से बहुत सारे लोग जो उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे वो इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके इंडियन साइड में आ गए एंड दैट क्रिएटेड रिफ्यूजी क्राइसिस ऑन इंडियन साइड, एक्सेसिव डेमोग्राफिक प्रेशर और डेमोग्राफिक चेंज इन इंडियन साइड और एक्सेसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेस ऑन द इंडियन साइड। तो बहुत सारे कारणों से इंडिया वाज फोर्स्ड टू इंटरवीन इनटू द मैटर, क्योंकि बहुत सारा इलीगल रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हो रहा था इंडियन साइड में। And then India decided to enter into Pakistan, East Pakistan at that time on 3rd December 1971. मुश्किल से ये वॉर 13 दिन चला। 16 दिसंबर 1971 को इंडिया फोर्स्ड पाकिस्तान टू सरेंडर and then India declared Bangladesh as an independent free country. You can see here this iconic image where Pakistani General Niazi is surrendering to Indian Army General J.S. Arora. और इस सरेंडर के बाद 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैप्चर कर लिए गए इंडिया द्वारा। इसके बाद लगभग 6 महीने बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिर एक एग्रीमेंट हुई। इंडिया ने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़ लिए थे। अब इंडिया के लिए वो एक इकोनॉमिक कॉस्ट था इतने सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को पालना। उसके अलावा पाकिस्तान ने तो पहले तो बांग्लादेश की लिबरेशन को आइडेंटिफाई करने से इनकार किया, बट लेटर ऑन पाकिस्तान ऑल्सो एक्सेप्टेड कि ओके फाइन, बांग्लादेश इज एन इंडिपेंडेंट सेपरेट कंट्री, बट पाकिस्तान वांटेड टू हैव ए नेगोशिएशन विथ इंडिया इन ऑर्डर टू अवॉइड सच इवेंट्स इन फ्यूचर। और फिर जाकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1972 में लगभग 6 महीने बाद एक अग्रीमेंट साइन हुई जिसको हम कहते हैं सिमला अग्रीमेंट। दिस वॉज साइंड इन 1972 बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे सिमला अग्रीमेंट के, वो एक एक करके देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी सिमला अग्रीमेंट की कि फ्रॉम नाउ ऑन एनी आउटस्टैंडिंग इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी रिजॉल्व थ्रू
बायलैटरल नेगोशिएशन, यानी कि दूसरे शब्दों में भारत ने साफ साफ कह दिया पाकिस्तान को कि अब किसी भी मुद्दे को तुम इंटरनेशनल फोरम्स पे लेकर के नहीं जाओगे। जो भी इश्यूज़ हैं हमारे बीच में, डिस्प्यूट्स हैं, वो बायलैटरली आपस में बातचीत करके हम निपटाएंगे, किसी भी इंटरनल डिस्प्यूट को तुम इंटरनेशनलाइज नहीं करोगे। उसके अलावा पाकिस्तान ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमेटिक एग्जिस्टेंस ऑफ बांग्लादेश, यानी कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। उनके बदले में इंडिया ने 93,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़ रखे थे उनको रिलीज़ कर दिया। और एक इम्पॉर्टेंट और डिसीजन लिया गया दैट फ्रॉम नाउ ऑन सीज फायर लाइन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। तो देखिए, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद कश्मीर के राजा हरी सिंह ने डिसाइड किया कि ही विल रिमेन इंडिपेंडेंट, ही विल नाइदर ज्वाइन इंडिया नॉर पाकिस्तान। लेकिन फिर अक्टूबर में पाकिस्तानी आर्मी ने इन द गार्ब ऑफ ट्राइबल्स अटैक कर दिया इस साइड में कश्मीर के, विथ अ प्लान ऑफ अक्वायरिंग और फोर्सफुली अक्वायरिंग कश्मीर फ्रॉम राजा हरी सिंह। तो पाकिस्तानी आर्मी आगे बढ़ने लगी इस एरिया में। तो फिर राजा हरी सिंह अंडर प्रेशर ही फ्लेड टू दिल्ली एंड देयर ही साइंड instrument of accession with India, and this is how because of this instrument of accession कश्मीर became formally part of India। उसके बाद हमारे फोर्सेस फिर पहुँचे कश्मीर और उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के फ्रंट मार्च को आगे बढ़ने को यहाँ जाकर के रोक दिया। अब हमारी आर्मी चाहती तो पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ वापस भी ढकेल सकती थी, लेकिन वी टुक मैटर टू यूनाइटेड नेशंस फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन। लेकिन यूनाइटेड नेशन में मामला इंटरनेशनलाइज हो गया, कोई खास सॉल्यूशन निकला नहीं। तो मुद्दा यह है कि वॉर को टेम्प्रोरी तरीके से रोक दिया गया। हमारी आर्मी यहाँ रुक गई, पाकिस्तानी आर्मी इस साइड में रुक गई, वॉर को टेम्प्रोरी तरीके से रोक दिया गया, बट फॉर्मली वॉर वाज नॉट ओवर, एंड दैट इज़ वाई दिस लाइन बिफोर शिमला अग्रीमेंट इज़ नोन एज सीज फायर लाइन। दैट सिंपली मीन्स कि वॉर हैज़ स्टॉप्ड टेम्पोररीली बट वॉर इज़ नॉट फॉर्मली ओवर। शिमला अग्रीमेंट की मदद से हमने डिसाइड किया कि वॉर इज़ ओवर, वी डिसाइडेड कि वॉर इज़ फॉर्मली ओवर। अब आगे जो भी ये बाउंड्री है इसको अभी के लिए हम लोग LOC कहेंगे, सिंस वॉर इज़ ओवर सो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज सीज फायर लाइन, क्योंकि सीज फायर लाइन इज लाइन बिटवीन द टू साइड्स व्हेन वॉर इज टेम्पोरली स्टॉप्ड। लेकिन जब हमने फॉर्मली डिसाइड किया कि वॉर इज़ ओवर तो इसको हमने LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहना शुरू कर दिया। एंड देन इट वाज डिसाइडेड बिटवीन द टू साइड्स कि LOC को फ्यूचर में विथ नेगोशिएशन एंड ऑल वी विल बी सेटलिंग अप द इंटरनेशनल बॉर्डर। आज तक यही डिस्प्यूट चल रहा है। ऑफ कोर्स दिस पार्ट बिलोंग्स टू इंडिया, तो इंडिया वांट्स कि इंटरनेशनल बॉर्डर तो ये होना चाहिए, पाकिस्तान की अलग डिमांड्स हैं। दिस इज़ हाउ LOC के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर अभी तक हम सेटअप नहीं कर पाए। बट शिमला अग्रीमेंट का एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था कि सीज फायर लाइन वाज कन्वर्टेड इनटू LOC, मतलब वॉर वाज फॉर्मली एंडेड। करंट डेवलपमेंट ये है कि शिमला अग्रीमेंट के 50 साल पूरे हो गए हैं। 1972 जुलाई में शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ था, तो उसके 50 साल पूरे हो गए। उसके बेसिस पे थोड़ी बहुत एनालिसिस आई है हिंदुस्तान टाइम्स में। तो शिमला अग्रीमेंट को लेकर के हिंदुस्तान टाइम्स कंक्लूड इस तरह से करता है, वो आप अपने आंसर में भी कंक्लूजन के तौर पे लिख सकते हैं कि शिमला अग्रीमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट बायलैटरल अग्रीमेंट एज फार एज इंटरनेशनल पीस इज कंसर्न्ड। क्योंकि दुनिया में पीस हो गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस हो गया। आप देखो तब से कोई भी फॉर्मल वॉर लड़ा नहीं गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। 1999 वाला जो कारगिल इशू है दैट इज़ नॉट ए फॉर्मल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दिस कुड बी कंसिडर्ड एज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। लेकिन अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इंडिया कुड नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव फुल्ली। इंडिया का ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन पीस इन कश्मीर रीजन एंड रिजॉल्व द कश्मीर इशू कम्प्लीटली। जब इंडिया के पास 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे तो वी हैड दैट कमांडिंग पोजीशन इन नेगोशिएशन। इंडिया को और बेहतर बार्गेन करना चाहिए था, ऐसा थिंकर्स कहते हैं, और कश्मीर इशू को परमानेंटली रिजॉल्व कर देना चाहिए था और वहाँ पे पूरी तरह से पीस स्टेबल कर देना चाहिए था। लेकिन इसी आर्टिकल में यह भी बताया गया हिंदुस्तान टाइम्स के कि क्यों इंडिया ने परमानेंट सॉल्यूशन पे एम्फेसाइज नहीं किया, क्यों इंदिरा गांधी थोड़ा सॉफ्ट हो गई। क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, ये सब सीक्रेट बातें हैं तो ये फॉर्मली नहीं आएंगी सामने, एग्ज़ाम में लिखना भी नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा लिखा गया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट किया कि मैडम अगर आप शिमला अग्रीमेंट में कश्मीर मुद्दे को पूरी तरह से रिजॉल्व कर देंगे और पूरा कश्मीर हमसे ले लेंगे तो फिर मेरी सरकार हट जाएगी, और मेरी सरकार जब हट जाएगी तो अगर मैं ये साइन कर भी देता हूँ तो भी ये अग्रीमेंट बाद में वैलिड नहीं होगा।
सो मतलब मुद्दा यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि अगर मैं कश्मीर मुद्दे को रिजॉल्व कर देता हूँ और कश्मीर आज पूरी तरह से आपको हवाले कर देता हूँ, इंडिया को दे देता हूँ, देन माई गवर्नमेंट विल एनी वे रिमूव्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे विल प्रोटेस्ट, दे विल नेवर लाइक दिस, दे विल नेवर एक्सेप्ट दिस, and in that case even if I sign this agreement today it will become invalid later, and that is why Indira Gandhi did not insisted on resolving the Kashmir issue completely as a result of Simla agreement. और वैसे भी 93,000 prisoners of war का हमारे ऊपर खुद ही इकोनॉमिक कॉस्ट पड़ रहा था, and this is how she did not wrap up the issue completely. The next article is about Nairobi flies, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially from health segment. देखो इस तरह के होते हैं Nairobi flies, लगभग 1 सेंटीमीटर इनका लेंथ होता है. दे आर नेटिव टू ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के. दे आर नॉर्मली फाउंड इन एरियाज हैविंग हाई रेनफॉल, तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहीं ये मिलते हैं. एंड लाइक एनी अदर इंसेक्ट्स दे आर अट्रैक्टेड टू ब्राइट लाइट्स. अभी नॉर्मली कैसा होता है कि दीज नैरोबी फ्लाइज डू नॉट बाइट ह्यूमन बींग्स, लेकिन अगर उनको डिस्टर्ब किया जाए तो हमारे स्किन पे वो एक अलग तरीके का एसिड रिलीज कर सकते हैं. उस एसिड का नाम है पेडेरिन, और उस एसिड से हमारे स्किन पे इस तरह के रैसेज पड़ सकते हैं जो 3-4 दिनों तक हमारे स्किन को इन्फेक्टेड कर सकते हैं. सो ये एक इशू है नैरोबी फ्लाइज के कारण जो हो सकता है. क्यों है नैरोबी फ्लाइज न्यूज़ में? क्योंकि सिक्किम के अंदर 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया है कि दे हैव बीन इन्फेक्टेड विद द केमिकल्स रिलीज्ड बाय नैरोबी फ्लाइज, दैट इज़ पेडेरिन. तो उनके बॉडी पे इस तरह के रैसेस देखे गए हैं इन ईस्ट सिक्किम. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एंथ्रैक्स इन केरला, एंड दिस टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव. एंथ्रैक्स क्या होता है पहले ये समझिए. एंथ्रैक्स बीमारी जो है एक तरह के बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, उसके कारण होता है. ये बैक्टीरिया जनरली सॉइल में पाया जाता है, और सॉइल में भी नॉर्मली ये काफ़ी डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, मतलब एक्टिव नहीं है. ये बैक्टीरिया जो है एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है जनरली. तो सॉइल से फिर नॉर्मली तो डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, वहाँ से ये एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है. एंड वेरी रेयरली इट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन बीइंग टू. और हमें जब इन्फेक्ट करे तो हमारे स्किन पे इस तरह के इम्पैक्ट कर सकता है, ब्रीदिंग को अफेक्ट कर सकता है. हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केरला के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरकैसेज मतलब डेड एनिमल्स पाए गए हैं इन्फेक्टेड विथ एंथ्रैक्स. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि केरला के अंदर एंथ्रैक्स का कोई स्प्रेड हो जाए, एंड दैट इज़ वाई द केरला गवर्नमेंट इज़ ऑन अलर्ट विथ रेस्पेक्ट टू एंथ्रैक्स. एंथ्रैक्स से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है, अब एपीएससी में भी आ सकता है. So please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about Agradut newspaper, and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए अग्रदूत एक असमीज बाई वीकली न्यूज़पेपर है जो 1972 में शुरू किया गया. इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय कनक सेन डेका, सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ असम. 1995 में इसको बाई वीकली से डेली न्यूज़पेपर बना दिया गया. अब अग्रदूत को लेकर के न्यूज़ ये है कि इसके 50 साल पूरे हो गए हैं, एंड इसके 50 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को हमारे प्रधानमंत्री खुद इनॉग्रेट करेंगे. तो देखो अग्रदूत वैसे तो सिर्फ एक अखबार है, लेकिन इतने जगहों पे आ रहा है. गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ अग्रदूत एंड आवर प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली एड्रेस द इनॉग्रल सेरेमनी. तो इस कारण से अग्रदूत की इतनी चर्चा हो रही है कि मुझे लगता है कि पीटी में ये एपीएससी के पीटी में आ सकता है कि अग्रदूत कब स्टार्ट हुआ, क्या है ये, कब ये बाई वीकली से डेली न्यूज़पेपर बना, तो और किसने स्टार्ट किया, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है अग्रदूत न्यूज़पेपर को लेकर के. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. क्वार्क टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुरे गेल-मन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.